छात्र मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में। छात्रों, ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित रहें। छात्रों, कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं के लिए हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो कृति पत्रिका निर्धारित की गई है, इस कृति पत्रिका के 5वें विभाग यानी रचना विभाग अर्थात लेखन कौशल के अंतर्गत अंतिम प्रश्न निबंध लेखन पर आधारित होता है। इस निबंध लेखन के 5 प्रकारों में से वर्णनात्मक निबंध की जानकारी इसके पहले हमने ली है। तो आज हम इसी निबंध लेखन के दूसरे प्रकार के अर्थात आत्मकथात्मक निबंध लेखन की जानकारी लेंगे। छात्रों, मैंने आपको बताया था कि निबंध किसे कहा जाता है, निबंध के अंग कौन से होते हैं, निबंध के प्रकार कौन से होते हैं। अब इनकी हम संक्षिप्त रूप से जानकारी ले लेते हैं। निबंध भली प्रकार से बंधा हुआ अर्थात किसी विषय पर अपने विचारों एवं अनुभवों का व्यवस्थित रूप में लिखा गया लेख या कोई रचना निबंध होता है। निबंध के प्रकार वर्णनात्मक निबंध, आत्मकथात्मक निबंध, कल्पनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध और वैचारिक निबंध। इसके पहले हमने वर्णनात्मक निबंध की जानकारी ली थी। अब हम बढ़ते हैं आत्मकथात्मक निबंध की ओर। उसके पहले हम देखते हैं निबंध के अंग। प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार ये निबंध के अंग है, अर्थात प्रारंभ, मध्य और अंत इस स्वरूप में निबंध की रचना की जाती है। निबंध लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातों की चर्चा, उसकी जानकारी मैंने इसके पहले आपको दी थी। हम अभी संक्षिप्त रूप में उसके बारे में जानकारी लेंगे। ऐसे विषय का चुनाव करें जिस पर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। निबंध का आरंभ सुवचन, कहावत, कोई प्रसंग या काव्य पंक्ति से करना चाहिए। प्रस्तावना आकर्षक और विषय से संबंधित हो। विषय विस्तार में विषय के अनुसार रचना हो। अंत संक्षिप्त और प्रभावशाली हो। भाषा व्याकरण के अनुसार शुद्ध और सरल हो। विराम चिन्हों का उचित उपयोग होना चाहिए। काव्य पंक्तियों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग होना चाहिए। अनावश्यक बातों से बचना चाहिए। शब्द मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आत्मकथात्मक निबंध की ओर। स्वयं के जीवन में घटी घटनाओं का स्वयं लिखा हुआ विवरण होता है आत्मकथात्मक निबंध, अर्थात स्वयं के जीवन में घटी घटनाओं का स्वयं के द्वारा किया गया विस्तृत वर्णन होता है आत्मकथात्मक निबंध। आत्मकथात्मक निबंध लिखते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना जरूरी है। पहला मुद्दा है, आत्मकथात्मक निबंध में अपने जीवन की कहानी बताई जाती है, यानी जो विषय दिया है। आत्मकथा वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की हो सकती है और इसीलिए जो वस्तु, जो प्राणी, जो पक्षी या व्यक्ति की आत्मकथा आपको लिखनी है, उसकी जीवन की कहानी आत्मकथा में लिखना ज़रूरी है। किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित करना होता है, यानी आत्मकथा निबंध लिखते समय वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति यानी जिस विषय पर आपको आत्मकथा लिखनी है, उस वस्तु, प्राणी, पक्षी या व्यक्ति की जगह आपको लेनी है। आपको यह मानना है कि आप ही वह वस्तु, प्राणी, पक्षी या व्यक्ति है। आत्मकथात्मक निबंध की भाषा प्रथम पुरुष एक वचन में हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि आत्मकथा जब लिखी जाती है तब प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनामों का प्रयोग होना आवश्यक है। अब उदाहरण के लिए मुरझाए फूल की आत्मकथा लिखनी है तो इस प्रकार उसकी आत्मकथा होगी। मेरा जन्म एक सुंदर बाग में हुआ था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपनी माँ डाली की गोद में बैठा हूँ। अब इन वाक्यों में देखें, मेरा,
मेरी, मैंने, मैं, इन प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। अगर ऐसी आत्मकथा आप नहीं लिखते जिसमें प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम का प्रयोग नहीं है, तो आपको यहाँ 0 अंक मिल जाता है। और एक अंतिम मुद्दा, आत्मकथा जिस वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या व्यक्ति की लिखी जाती है, उस व्यक्ति के जीवन से लेकर अंतिम काल तक यानी मृत्यु के बाद आत्मकथा नहीं लिखी जाती। यह बात ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अब अगर देखिए सैनिक की आत्मकथा है तो सैनिक अपनी मृत्यु के बाद आत्मकथा नहीं लिखेगा, और इसीलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मृत्यु के पहले ही आत्मकथा लिखी जाती है। और इसीलिए आप यह नहीं लिख सकते कि सैनिक अंतिम में कहता है कि मैंने अपने प्राण धरती माता के लिए न्यौछावर कर दिए। तो अगर प्राण न्यौछावर किए हैं तो वह सैनिक अपनी आत्मकथा कैसे बताएगा। अब एक आत्मकथा कैसे होनी चाहिए, इसके लिए मैंने देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया है। उदाहरण है, मैं हिमालय बोल रहा हूँ। अब हिमालय की आत्मकथा किस प्रकार होगी देखते हैं। हिमालय कहता है, जी हाँ, मैं हिमालय हूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, भूलोक का स्वर्ग, देवों का निवास स्थान, पृथ्वी का मानदंड। मैं ही भारतीय संस्कृति का जन्मदाता हूँ। भारत का इतिहास मेरा इतिहास है। भारत का गौरव मेरा गौरव है। भारत के उत्तर में 2200 मील के विस्तार में मैं फैला हुआ हूँ। युग युग से मैं भारत की रक्षा करता आया हूँ। एक बार चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन इस महान देश ने उनकी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया था। उत्तर के बर्फीले प्रचंड शीत पवनों को मैं भारत में प्रवेश करने से रोकता हूँ। अगर मैं न होता तो भारत वीरान बन जाता। सचमुच मैं भारत का पहरेदार हूँ, रक्षक हूँ। मेरे मस्तक पर बर्फ का सुंदर मुकुट है। एवरेस्ट, गॉडविन, कंचनजंगा, नंदा देवी, लॉन्स आदि मेरे मुख्य शिखर है। इनमें एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। शेरपा तेनसिंग नोरके और एडमंड हिलेरी ने मेरे इस अजय शिखर पर सबसे पहले पदार्पण कर अपूर्व कीर्ति पाई थी। उनके साहस का मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरे वनों में हजारों प्रकार की औषधियाँ और वनस्पतियाँ भरी पड़ी है। मेरी ही छाया में शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि शीतनगर बसे हुए हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का जन्मदाता मैं ही हूँ। मैं ही भारतीय संस्कृति का पिता हूँ। आर्यों का आदि स्थान मैं ही हूँ। ऋषि मुनियों ने यही साधना की थी। रघुकुल के अनेक राजाओं ने मेरे ही आंगन में तपश्चर्या की थी। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण एवं महर्षि वेदव्यास ने महाभारत मेरी ही गोद में रचा था। चंद्रगुप्त ने राष्ट्रोद्धार का चिंतन मेरी ही छाया में किया था। पांडवों ने यहीं से स्वर्गारोहण किया था। सन 1857 के विद्रोहों का आश्रय स्थान भी मैं ही बना था। मैं इतना विशाल हूँ कि संसार के सभी दुख मुझ में समा सकते हैं। मैं इतना शीतल हूँ कि सब प्रकार की चिंता की अग्नि शांत कर सकता हूँ। मैं इतना ऊंचा हूँ कि मोक्ष की सीढ़ी बन सकता हूँ। और मैं इतना धनाढ्य हूँ कि देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर को भी आश्रय दे सकता हूँ। ओ भारतवासी, हजारों सालों से मेरा और तुम्हारा अटूट संबंध रहा है। दुनिया वालों से कह दो कि हिमालय हमारा है। डरो नहीं, मैं तुम्हारी सेवा, रक्षा और सहायता के लिए सदा तैयार खड़ा हूँ। तो छात्रों, मुझे आशा है कि आत्मकथात्मक निबंध जो मैंने अब समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद छात्रों।